शहरीकरण के लिए जो भूमि का अधिग्रहण होगा उसमें विकसित भूमि 20% उस भूमि मालिक को मिलेगी। मुआवजा कहीं कम ज़्यादा देने में सरकार पे वित्तीय लोड पड़ सकता है, मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को, लेकिन 20% किसान की वापस भूमि देने में क्या लोड पड़ रहा है इन पे? तो क्या डिजिटल उद्घाटन नहीं हो सकता इसका, जो दुनिया भर का खर्चा यहाँ पे किया जा रहा है? जब सरकार पे इतना पैसा है इन सब चीज़ों में व्यर्थ करने के लिए, तो किसान को देने के लिए क्यों नहीं है? राहुल गांधी के बड़े विरोध में रहे, मतलब कांग्रेस के। योगी जी जब 2017 में आए तो और दिल खुश हुआ कि भाई योगी जी आए और ये झंडा बुलंद करेंगे और राम राज्य लाएंगे। क्या लिखा है टी शर्ट पे आपके भैया? ये लिखा है, देखो भैया, विस्थापन में करो सुधार, समतुल्य मतलब घर घेर के बराबर दो अधिकार और 100 मीटर का। क्या मांगे हैं आपकी? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ हृदय की गहराइयों से, जैसे पहले भाई ने बताया कि आप आए, क्योंकि आजकल पूरे क्षेत्र में शोर है और सब मीडिया कवर करने पे है कि कैसा एयरपोर्ट है, कैसी सीटें लगी हुई हैं, कैसे पलंग बिछे हुए हैं, कैसे गद्दे बिछे हुए हैं। आपने यहाँ आकर हमारे गाँव में हमारी बात को सुनने का प्रयास किया, उसके लिए हृदय से आपका धन्यवाद। अब मैं आपसे एक और आग्रह करूंगा कि आप ये ना समझें कि भाई हम इनके बीच में आए तो कोई आप हमसे हल्के प्रश्न करें। जो आपके मन में कैसा भी टाइट से टाइट प्रश्न हो वो प्रश्न करें जिसका हम जवाब दे सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात होती है कि भाई अब इन्होंने मुआवजा ले लिया, अब मुआवजे को निपटा लिया और अब धरने पे बैठे हैं और ये कर रहे हैं, ये विरोधी लोग हैं। मैं आपकी एक एक चीज़ का उत्तर दूंगा। एक आपने अभी पूछा था कि भाई और मतलब विपक्ष के लोग यहाँ पे आए नहीं, वो आए तो है ही नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हम सब लोगों की मानसिकता भाजपा समर्थित थी तो इसलिए हमने उनको आने भी नहीं दिया। लेकिन अब आगे देखना, अभी तक तो हमने बहिष्कार करा 2024 में, लेकिन आगे जो 27 का आएगा जब उस पर हम निर्णय लेंगे कि बहिष्कार करेंगे या इनका केवल बहिष्कार करेंगे, औरों को हम बुलाएंगे। अभी तक हमने ही उन लोगों को नहीं आने तक दिया। आप न्यूट्रल होकर विरोध कर रहे थे, अब आप एक तरफा फैसला लेंगे? एक तरफा वो ना, पहले से यहाँ पे हमेशा से 80% क्षेत्र लगभग ये यहाँ आपको पता है कि भाजपा लगातार जीत रही है हर चीज़ चुनाव को। युवा थे उस समय पे और ज़्यादा, तो तन मन धन जो अपनी क्षमता थी उससे सपोर्ट करा। योगी जी जब 2017 में आए तो और दिल खुश हुआ कि भाई योगी जी आए और ये झंडा बुलंद करेंगे और राम राज्य लाएंगे। राम राज्य की आप बात करते हैं तो राम राज्य में तो एक अकेले, आपने अभी कहा ना कि भाई क्षेत्र इतना बड़ा है, लोग कम हैं, राम राज्य में तो एक व्यक्ति की भी बात सुनी गई, गलत भी। लेकिन यहाँ पे अगर हम जेनुअन इतने लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो क्या उसको सुना नहीं जाना चाहिए? अगर या ये भीड़ तंत्र पे ही चलेगा देश? अगर मान लो हम 50,000 आदमी इकट्ठे होकर कुछ गलत मांगें तो क्या वो चीज़ें मानी जानी चाहिए? लेकिन अगर आदमी 10, 20, 50 होकर भी सही बात कर रहे हैं तो उनको माना नहीं जाना चाहिए क्या? आप बताइए, आपका कोई प्रश्न और हो जटिल से जटिल वो। मैं अभी रास्ते में आ रहा था, कई लोग कह रहे थे नहीं अच्छा हो रहा है, विकास हो रहा है, हमारे ज़मीनें कीमतें बढ़ जाएंगी और रोड बन जाएगा, हमारे यहाँ व्यवस्था कैसे बन जाएंगी। उत्तर देता हूँ। आपको पता है कि किसान पूरे देश में कोई भी सरकार रही हो अपनी किसानी से तंग आ चुका है, क्योंकि दिन पे दिन उसकी लागत बढ़ रही है, ठीक है, और उसका खर्चा नहीं चल रहा है। तो किसान कहीं ना कहीं ज़मीन बेचने के लिए विवश हो रहा है कि नहीं हो रहा है पूरे क्षेत्र में? उसी व्यवस्था का ये फ़ायदा उठा रहे हैं कि भाई ये किसान तो जब भी ज़मीन बेच रहा है इससे थोड़ा इसको एक आध मतलब 1,50,000 बढ़ा के दे दो और ज़मीन इसकी को एक्वायर कर लो। लेकिन उसके साथ नुकसान क्या हो रहा है कि चलो ज़मीन अब बेच रहा था मैं, अगर मेरे पास मजबूरी है 10 बीघा ज़मीन है तो मैं 1 बीघा ज़मीन बेचूंगा ना भाई, अगर मुझे ज़रूरत है तो। लेकिन यहाँ पे पूरी साफ़ हो रही है तो 9 बीघा ज़मीन तो मेरी भविष्य में मेरे बच्चों के काम आती है, नहीं आती, मेरे रहने के काम आती या कोई रोज़गार के काम आती। हो सकता है इन्होंने 1 लाख रुपए फालतू दिया हो मुझे, लेकिन अब जब यहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है, आपको पता है रेट यहाँ पे सब जगह पता है ना कि 10 गुने रेट यहाँ पे हो गए हैं। रेट तो एयरपोर्ट बनने के बाद बढ़ा ना, पहले नहीं। रेट बढ़ा है तो हमारा इसीलिए हमने समझौता करा कि चलो ठीक है भाई, हमने कम मुआवजे में संतुष्टि हुई और आज मुआवजे का कोई प्रश्न भी नहीं है अगर ईमानदारी से हम करें, अगर ये बात। लेकिन अगर इन चीज़ों को इन्होंने नहीं माना तब हम हर चीज़ की बात करेंगे, तब हम चौगुने मुआवजे की बात करेंगे, 20% की बात करेंगे। अभी आपकी मुख्य मांग आपकी क्या है, क्या मेन? मैं 2 चीज़ हैं इसमें। एक ये चीज़ है कि भाई 2013 के कानून के तहत क्या हमको नहीं मिला, जो हमको नहीं मिला वो मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी हमने ये समझते हुए कि चलो ठीक है भाई विकास हो रहा है, ये न्यूनतम मांगे रखी हैं। अन्यथा तो हमको चौगुना मुआवजा मिलना चाहिए बाजार भाव का, अन्यथा तो हमको 20% विकसित प्लॉट मिलना चाहिए शहरीकरण के हिसाब से। हमको अगर शहर भी हम गाँव में शहर, ये कागजों पे शहर है हमारा गांव, हमको दूसरी जगह पे आप बसा रहे हो, आप इसको गांव को, अभी आपने कहा ना कि भाई ये गांव है आपको शहर में बराबर कैसे दे देंगे? भाई जब शहर तो हम ऑलरेडी कागज पे हैं ही ना, तो शहर में ही तो हम बसेंगे, शहर से ज़्यादा कौन से दूसरे शहर में बस जाएंगे? जब हम शहर हैं तो जब हम शहर में दुगने की बात करते हैं, एक सामान्य खरीद फरोख्त होती है, आपसे मेरी बात हुई कि भाई ये है ज़मीन मेरी 1 लाख रुपए की है, आपको अच्छा लगेगा, देंगे या नहीं देंगे? लेकिन जब मुझे बड़े स्तर पे चाहिए,
आप भी अगर तो अगर मेरी ज़रूरत पड़ रही है तब मैं आपको कुछ बढ़ा के दूंगा या नहीं दूंगा? क्या उस बाजार भाव की बात करूंगा? बाजार भाव यहाँ पे 40 लाख चल रहा है, मुआवजा 36 लाख चल रहा है, बताओ क्या करेंगे इसमें? भाई जो बाजार भाव चल रहा है वो 12 साल से सर्कल रेट क्यों नहीं बढ़ा? बाजार भाव भी खरीदार के हिसाब से तय होगा ना। तो खरीदार जो आया होगा एयरपोर्ट बनने के बाद आया, फिल्म सिटी बनने के बाद आया, एक्सप्रेस वे बनने के बाद आया। तो यही चीज़ तो लोग कह रहे हैं ना कि ये डेवलपमेंटल इस चीज़ का उत्तर देता हूँ, बिल्कुल सही बात है आपकी, ठीक है, छोड़ो बाजार भाव को, बाजार भाव नहीं दे सकते। सर्कल रेट आपकी प्रक्रिया समझते हो? सर्कल रेट की 2007 से लेके मतलब 2000 से लेके 2012 की आप हिस्ट्री देख लो कि किस हिसाब से सर्कल रेट बढ़ा, और फिर 2012 से अब तक सर्कल रेट किस हिसाब से बढ़ा है या क्यों नहीं बढ़ा है। जितना 2000 से 2012 तक बढ़ा उस हिसाब से सर्कल रेट की गणना कर लो और उसमें आगे वृद्धि करके दे दो मुआवजा। 7 से 12 में आप कह रहे हैं बढ़ा, 12 के बाद नहीं बढ़ा? नहीं, 12 के बाद नहीं बढ़ा बिल्कुल। जब इनको चाहिए था कि यहाँ पे राजस्व चाहिए तब तो इन्होंने सर्कल रेट बढ़ाया, तब इन्होंने कहीं ना कहीं ये देख लिया कि भाई अब इनको मुआवजा देना पड़ेगा, सर्कल रेट नहीं बढ़ाया। लेकिन फिर भी किसान ने बड़ा दिल करते हुए या अपनी कमजोरी मानते हुए कि चलो ठीक है भाई ज़मीन दे दी। लेकिन आज अगर मैं अपना घर को दे रहा हूँ तो मैं आधी जगह कैसे स्वीकार कर लूँगा, ये बताइए। इन लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी बातें की कि इनको ग्रीन कार्ड देंगे, फलाना देंगे, रोजगार देंगे, ट्रैक्टर ट्रॉली लगाएंगे, जेसीबी लगाएंगे। कोई डाटा है किसी के पास भी? सारे वादे किए गए थे, सारे वादे किए गए। ये तो आपको जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहिए। मैं लिखित में आपको वो दे दूंगा एक डॉक्यूमेंट कि क्या है। मोदी जी की आप वीडियो सुन सकते हैं, एक 2015 में उन्होंने मन की बात में बोला था, जब उन्होंने पहला क्या है कि देखो हम राहुल गांधी के बड़े विरोध में रहे, मतलब कांग्रेस के। लेकिन जैसे ही अब हमको चीज़ें स्पष्ट समझ में आ रही हैं कि 2013 में कहीं ना कहीं राहुल गांधी के प्रयास से इस देश में भूमि अधिग्रहण कानून लागू हुआ, और तब इन्होंने मीडिया के माध्यम से उसको मतलब उसके डिफेम करना कोशिश करा, और मोदी जी ने सबसे पहला काम आते ही भूमि अधिग्रहण कानून को बदलना चाहा। आपको भी, आप चाहो तो ये देख लेना। ये तब हमको नहीं पता था 2014 में, तब तो जैसे ये कह देते ऐसे ही हम मानते थे कि हाँ भाई सही है जो भी है। लेकिन अब हमको पता चल रहा है कि 2014 में इन्होंने सबसे पहले ही भूमि अधिग्रहण कानून को बदलने का काम करा। अब किसी तरह से बदल नहीं पाए तो अब को इसको मतलब छल से गांव को शहर बना देते हैं रातों रात। जिस ज़मीन को चाहिए होता है शहर क्यों बनाते हैं? ये क्या ज़मीन के मतलब ये गांव की ज़मीन नहीं ले सकते, एक्वायर नहीं कर सकते ये? अच्छा, हम अभी कोई हमसे बोल रहा था कि ज़मीन को रातों रात गांव की ज़मीन को शहर बनाया गया, भूमि अधिग्रहण किया गया, उसके बाद फिर से गांव बना दिया गया, ऐसा है? यही तो अभी आप भी ये पॉइंट नोट कर रहे थे जब मुआवजा देने की बात आई। क्योंकि सरकार जब इनको अगर मुआवजा देते कानून तो कम से कम इनको 3600 देना चाहिए था अगर सर्कल रेट नहीं भी रिवीजन होता। लेकिन चलती प्रक्रिया के बीच उसको शहर बना के 9 दूनी 1800 रुपये कर दिया गया। 500 रुपये का ऊपर से थूक दिया गया कि लो भाई तुमको हम अनुदान दे रहे हैं। आज भी वो अनुदान ही चल रहा है यहाँ पे। बाजार भाव जो कहते हैं ना 10 गुना हो गया, 1150 रुपये का बाजार भाव तब भी 2018 में भी पे मतलब गणना हुई, और आज भी 1150 का ही बाजार भाव यहाँ पे दिखाया गया है। ये बड़ी शर्मनाक बात है। लेकिन कर आप भी बताया मीडिया मैनेजमेंट है, कोई मानता नहीं है। बड़े बड़े विपक्ष के नेता भी सब इन्होंने वॉशिंग मशीन में धुल दिए हैं, आपको पता है। तो कोई आवाज़ उठाने वाला है नहीं, सत्ता निरंकुश चल रही है। और रही बात ये कि यहाँ पे हम बैठे हैं अपने गांव में, अभी ठीक है, जब इनको ज़रूरत होगी तो हम भी बात करेंगे। बाकी हम बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन हर जगह कर चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं है। जवाब दो ना कोई भी आके। हम तो कहते हैं भाई एक बार लाइव डिबेट कर लो, कोई भी, कितने भी बड़ा अधिकारी हो, ये भी हो, कि हम अगर कुछ भी कानून से अलग या बात कर रहे हैं तो आप मानो। पीछे से सब मान लेते हैं लेकिन ऑन कैमरा वही बात है अपनी। लाइव डिबेट तो चलिए ठीक है, जैसे आपकी मांग है जो ये मांग नहीं है भैया, ये बिल्कुल जरूरत है। मांग क्या है? मांग नहीं, अधिकार। ये होती कि अगर हम चौगने से ज़्यादा मांगते तब तो हम ये है कि भी मांग रहे कुछ भी। लेकिन हम तो मांग नहीं, हम तो बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं ना। घर घेर के बराबर अगर आपकी कोई जगह जा रही है एक कमरा, आप आधा कमरा क्यों लेना चाहोगे? आप बताइए। 13 में लैंड एक्विजिशन बिल आया, उस बिल को चलो पास हो गया। चलिए आप कह रहे हैं राहुल गांधी के प्रयास से पास हुआ, हम मानते भी हैं। लेकिन जिस तरह का प्रोटेस्ट भट्टा परसौल में हुआ था राहुल गांधी के द्वारा, क्या वैसा ही प्रोटेस्ट आप लोग करेंगे? बिल्कुल करेंगे। दूसरे फेज में अगर होता है वो सरकारें दूसरी थीं और ये सरकार है दूसरी। आप ये मत समझो कि जनता खुश है, और आप ये मत समझो कि अगर मुर्गा कट रहा है आवाज़ नहीं उठा रहा तो अत्याचार नहीं हो रहा उस पर। पूरी जनता कट रही है लेकिन कहीं ना कहीं भय में आवाज़ नहीं उठा रही, तो ये मत समझो आप अत्याचार नहीं हो रहा है। कुछ ही लोग हैं, पूरे क्षेत्र में अत्याचार हो रहा है। आप इंटरनल सर्वे करा लो कि कौन खुश है कौन नहीं है। लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं दबाव है। अभी भी एक ये मैसेज तैर रहा है कि हाँ भाई रैली में नहीं जाओगे तो राशन कार्ड का अपने आप इंतजाम कर लेना और सुविधाओं को लो। मैं दिखाता हूँ भैया, वीर सिंह कहाँ गए, दिखाना जरा। हो सकता है ऐसा गलत है, फटाफट दिखाओ। कौन भेजा है मैसेज? है
अब कौन भेजा है, किसका नाम लेंगे भाई, इतना तो हमें भी ताकत नहीं है। हमें जैसे कि ऐसे चुनावी टाइम में कभी सरकार को डिफेम करने के लिए इस तरह के मैसेजेस सर्कुलेट किए जाते हैं, ये भैया लेकिन 590 दिन से चल रहा है। लेकिन मैं वो नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है ऐसा मैसेज कोई ऐसा व्यक्ति हो जो दूसरे सोच से कर रहा हो, इस पर दिखाइए। ठीक है, बस सरकार को डिफेम, हम सरकार का पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम दोनों पक्ष की बात कर रहे हैं। अच्छा वो दिखाना हो सकता है डिफेम करने की बात चल रही हो करने की बात। कि भाई अगर नहीं जाएंगे तो राशन कार्ड कैंसिल हो जाएगा, रैली में नहीं जाएंगे। एक मिनट भैया, बस आप थोड़ा सा समय दे दो। हाँ दिखाइए। ये डिफेमी हो रहा है, ये देखना किसका कार्यालय, हाँ जिलाधिकारी, हाँ क्या लिखा है इस पे, 28 तारीख को, दिखाइए इस पे। 28 तारीख को देखिए। ऑनलाइन क्लासें चलेंगी। 800 बसों की व्यवस्था मोदी जी की रैली के लिए की गई। जिलाधिकारी कार्यालय से एक कार्यालय आदेश आया है। उस आदेश में लिखा है कि दिनांक 28/3/2026 को माननीय प्रधानमंत्री जी की भारत सरकार द्वारा जनपद गौतम बुद्ध नगर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का लोकार्पण उद्घाटन कार्य प्रस्तावित है, जिसके दृष्टिगत विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी आवागमन हेतु जनपद गाजियाबाद से 800 बसों की व्यवस्था की जानी है। अतः माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के उक्त कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कराने एवं यातायात प्रबंधन के दृष्टिगत जनपद गाजियाबाद के समस्त विद्यालयों में दिनांक 28/3/2026 को ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाएंगी। इसमें ये नहीं लिखा ना कि आपका कंपल्सन है रैली में जाना। अब ये जो चीज़ लिखी गई है ये स्कूलों को, ताकि लाभार्थियों को ढोकर लाया जाएगा। लाभार्थियों को, देखिए ये जो चीज़ है इसमें इसके दो पहलू होते हैं, इसका दो पहलू हैं। सुनिए, इसके देखिए मैं एक दूसरी बात करूँ, इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू कि अगर उस दिन बच्चे स्कूल जाते हैं तो रैली होगी, रैली में कई सारी गाड़ी आएंगी, भीड़ होगी, तो रास्ते में ट्रैफिक में फंस जाएंगे, तो कम से कम उस एक दिन ऑनलाइन क्लासेस कर लें। बिल्कुल सही। अच्छा दूसरा पहलू जो आप कह रहे हैं वो हो सकता है, मैं किसी अब पहलू मैं की बात आपसे नहीं एक कर रहा, प्रश्न मैं ये पूछ कह रहा हूँ कि हमको किसी का विरोध करना है वो ठीक है, बिल्कुल हम विरोध हम नहीं कर रहे। आपकी जो मांग है वो मांग सही है, आपकी मांग जो है वो जायज़ है, जो आप कह रहे हैं अगर वो मांगे वही है तो। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप रैली में नहीं गए तो सुविधाएं छीन ली जाएंगी, राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा, ऐसा सर्कुलेशन हो सकता है क्योंकि सरकार चुनाव टाइम में, चुनाव का सीजन है, नहीं कर रहे हैं। इसको तो ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। ये तो कार्यालय आदेश से मैं ये हर बार होता है कि कोई भी नेता रैली होगी तो स्कूलों को मतलब ऑनलाइन कर दिया जाता है कि बच्चे बसों में परेशान ना हो। चलिए ठीक है, दूसरी बात। अब मैं एक मिनट आपसे, सबसे पहले तो हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, ठीक है, किसी का भी। अगर विरोध करते तो हम 2024 में बहिष्कार न करके इस पार्टी के खिलाफ वोट देते, लेकिन हमने बहिष्कार करा। वोट देना आपका अधिकार है, आप चाहे भाजपा को दीजिए, सपा को दीजिए, बसपा को दीजिए, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि आपने विपक्ष के किसी भी नेता से, अखिलेश हो, राहुल हो, किसी से अप्रोच किया, यहाँ भी कांग्रेस के नेता होंगे, समाजवादी पार्टी के होंगे, बसपा के होंगे, उनसे बात किया? पहले बताया हम विपक्ष के माइंड के होते तो अब तक विपक्ष को बुला लेते। नहीं, अभी आप कह रहे हैं ना कि अब हम तय करेंगे कि हम विरोध करेंगे कि किसको वोट देंगे, ठीक है। अब ये मान नहीं, हम भी ये कह रहे हैं कि आपका विरोध ठीक है भाई, अब पक्ष मतलब सरकार हमारी सुनेगी नहीं, जो हमारी वोट से चुनी हुई सरकार है वो हमारी सुनेगी नहीं। आगे हम किसी से बात नहीं करेंगे तो ये कहाँ का मतलब न्याय। हम वही कह रहे हैं कि भाई लोकतंत्र में आप विरोध ईवीएम के माध्यम से ही दर्ज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इस उम्मीद के साथ जाते हैं किसी भी पार्टी अदर देन भाजपा, जी मान लीजिए समाजवादी पार्टी के नेता हों, बसपा के नेता हों, कांग्रेस के नेता हों, अगर वो आपकी मदद नहीं कर रहे हैं या करना नहीं चाह रहे हैं तो कारण क्या है? कौन नहीं, मैंने आपको बताया ना, हमने उनको उतनी अच्छे से अप्रोच नहीं करा। कहीं ना कहीं हम भी ये समझते हैं कि ठीक है भाई, ये हमारी ही पार्टी की सरकार है, हमारी वोट से बनी हुई है, कहीं ना कहीं इसको सद्बुद्धि आए और इन चीज़ों पे ध्यान दे। लेकिन अंततः क्या होगा, जब नहीं सुनेंगे तो फिर ना कहीं कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, देश डिजिटल हुआ या क्या नहीं हुआ? डिजिटल हुआ है ना, तो क्या डिजिटल उद्घाटन नहीं हो सकता? इसका जो दुनिया भर का खर्चा यहाँ पे किया जा रहा है, मोदी जी तो मतलब बहुत फकीर आदमी है, उनको तो इन चीज़ों से मतलब पैसे व्यर्थ बचने से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? आप देख रहे हो कितना बड़ा तामझाम यहाँ पे लग रहा है। क्या ये देश डिजिटल हुआ तो डिजिटलाइजेशन से इसका होनी चाहिए उद्घाटन? करने का मतलब है जो बसें चल रही हैं या और पूरा लोग परेशान आना जाना, इन सब चीज़ों को बंद करके डिजिटल माध्यम से उद्घाटन कर दी होती, यही कर रहे हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब सरकार पे इतना पैसा है इन सब चीज़ों में व्यर्थ करने के लिए, तो किसान को देने के लिए क्यों नहीं है? आप
ये मुद्दे की बात, अब आप मुद्दे की बात करें कि जब सरकार के पास इतना पैसा है कि वो इतना तामझाम एक उद्घाटन के लिए कर सकती है, करोड़ों रुपए खर्च कर सकती है, तो मुआवजे में करोड़ों रुपए देने में सरकार को क्या हर्ज है? ये आपके मुद्दे की बात है कि भाई 200 बस, हजारों बसें लगा दी जा रही हैं, हजारों लोगों को बुलाया जा रहा है और बड़े बड़े तंबू 20 दिन से लगाए जा रहे हैं, महीनों से लोग व्यस्त हैं इसमें जो खर्चे किए गए उन खर्चों में कटौती करके डिजिटल माध्यम से उद्घाटन कर देते और इसी पैसे को मुआवजे में अगर बढ़ा के दे देते तो सरकार अच्छा काम करती है और इनका समर्थन भी सरकार को लेकर होता। अब इनका कहना है कि जिस तरह से हम 24 के चुनाव में न्यूट्रल रह गए कि हो सकता है सरकार हमारी है, हमने चुना है, हो सकता है हमारे दर्द को, हमारे पीड़ा को समझे और यहाँ पर आए और हमारे लिए बातें कहे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो 27 में अब ये तय करेंगे कि हमें किसकी तरफ जाना है। अगर ये सरकार इनका नहीं सुनती है तो इनका विरोध जारी रहेगा। साथ में मैं एक बात और जोड़ दूं कि अगर कोई भी फैक्ट हमारा गलत हो तो जो चोर को सजा वो हमारी सजा, चौराहे पे फांसी पे लटका दिया, एक भी फैक्ट अगर गलत हो यहाँ पर। फैक्ट गलत वाली बात नहीं है, हमारा कहने का मतलब ये है कि आप जो बातें कर रहे हैं वो, अगर भाई एक बात आदमी एक बोलता है सब लोग यही बात बोल रहे हैं तो उसमें गलत नहीं है। हमारा कहने का मतलब ये कि प्रोटेस्ट आप गाँव के अंदर कर रहे हैं, हमें भी ढूंढना पड़ा कि भाई गाँव में आपका प्रोटेस्ट अगर फ्रंट पे नहीं जाएगा, 10 लोगों से नहीं मिलेंगे जो सामाजिक जीवन से जुड़े हुए हैं, जो समाज कार्य में, समाज में जुड़े हुए हैं, जो सामाजिक लोग हैं, अगर उनसे आप नहीं मिलेंगे तो आपकी बातें वहाँ तक कैसे पहुँचेंगी? अब इसका एक मैं बताता हूँ कारण। नंबर 1 आपने बताया संख्या बल, ठीक है। एक तो आपको पता है कि किस तरह से प्रोटेस्ट को दबाया जाता है, आपको पता है ना। अभी जब वहाँ पे दलित प्रेरणा स्थल पे पिछली बार 2024-25 में प्रदर्शन हुआ था तो किस तरह से जेल में डाला गया था। तो बेशक भाई इतना भगत सिंह कोई नहीं है यहाँ पे, हम भी भगत सिंह वाली बात नहीं। देखिए अब आप चाचा कह रहे हैं कि सेकंड फेज में अगर हमारे गांव की ज़मीनों को लिया जाएगा तो हमारा विरोध जो होगा काफ़ी ज़्यादा होगा, हिंसक होगा, तब भी हमें डर नहीं, हमें मार डाले हमें कोई दिक्कत नहीं कि हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे। इनका कहना ये है। हमारा कहने का मतलब ये है जब आप इस स्तर पे पहुंच चुके हैं तो आपका प्रोटेस्ट इतने फ्रंट पे होना चाहिए कि ये बातें वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक नहीं पहुँच रही हैं, जिनको फैसला लेना है। अगर आप गाँव में बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, नहीं पहुँच रही ना, हमें पता नहीं, हम कितने दिन से कवर कर रहे हैं हमें पता ही नहीं, हमें किसी के माध्यम से पता चला। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जब चर्चाएँ मीडिया में या सोशल मीडिया में इस तरह से नहीं होंगी, हमारा सहयोग है तभी हमारा कह रहे हैं कि हमारी आवाज़, आप जितने गाँव के लोग हैं कम से कम 1000, 2000, 1500, 2000 लोग होंगे, एटलीस्ट उतने लोग एक जगह इकट्ठा होकर बातें कहेंगे तभी तो बातें पहुंचेंगी। और अगर बातों में सच्चाई है, बातों में अगर आपके ठोस सबूत है, ठोस आधार है, तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। जैसे सरकार हमेशा झुकती आ रही है, अगर किसानों की मांगों में दम रहता है तो सरकारें, हुकूमतें झुकती आ रही हैं, झुकती हैं। प्रोटेस्ट जो विरोध होता है, लोकतंत्र में विरोध एक जायज़ कदम होता है और विरोध के माध्यम से लोग अपनी बातें कहते हैं। हम अपनी मीटिंग कर चुके हैं, आप पहले भाई साहब, हम आपकी मीटिंग से, आपके विरोध से मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये नहीं, संख्या बल से हमें नहीं, एक आदमी भी प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसकी मांग जायज़ है, हम वो नहीं कह रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि आपका प्रोटेस्ट किस स्तर तक पहुंचा है, जिन्हें फैसले लेने हैं उन तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। क्योंकि अगर आप इस तरह का, मतलब अगर आपका फैसला है कि हम पूरे गांव के लोग बहिष्कार कर चुके हैं 27 में और 24 में, 27 में बहिष्कार करेंगे, तो जिनका बहिष्कार करेंगे या जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं, जिन्हें फैसले लेने हैं, उन्हें नहीं पता होगा कि हमें फैसले, जिनको क्या समस्याएं, हो सकता है कुछ रोड़ा हो, कुछ बीच में ऐसी ऑब्स्टिकल हो जिसको सरकार नहीं समझ पा रही हो, अगर आप लोग उनसे मिलें या उनसे बात करें तो हो सकता है समस्या का समाधान हो जाए। क्योंकि बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं, एयरपोर्ट हो गया, रोड हो गया, इन सब प्रोजेक्ट में भूमि अधिग्रहण होता है। चाहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो गए, बड़े बड़े जितने भी मेजर स्केल के प्रोजेक्ट होते हैं, तो भूमि अधिग्रहण में 10 लोग परेशान होते हैं, 10 लोगों की नाराज़गी होती है, 100 लोगों की नाराज़गी नहीं होती है। तो सरकार सबका सहमति लेके चलती है, वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों की नाराज़गी दूर नहीं हो पाती है। हमारा कहने, आप जो डिमांड रख रहे हैं ये एक बड़ी डिमांड है और ज़्यादा, पूरा गांव का गांव अगर प्रभावित है इससे, तो गांव के लोगों को सत्ता पक्ष में जो फैसले लेते हैं, सांसद हैं, प्रतिनिधि, उनसे मिलना चाहिए, उनसे मिलकर अपनी बातें कहनी चाहिए। 1 मिनट और मैं बोल दूंगा। आप ये बताइए, एयरपोर्ट ऐसा मतलब बेसिक ये है क्या, ये परिवहन की योजना बेसिक परिवहन की तो नहीं है, ये कॉमर्शियल प्रोडक्टिविटी है या नहीं, और इससे शहरीकरण हो रहा है या नहीं हो रहा? आज पर बैठने वालों की, यात्रियों की संख्या हर साल दुगनी हो रही है, समझिए। तो प्रेशर एक जगह ना पड़े, प्रेशर डिवाइड हो जाए, शहरीकरण बढ़ेगा नहीं होगा है। मोदी जी का आप ये वीडियो लगा देना, चाहो तो मैं आपको सुना दूं, शहरीकरण के लिए 20% भूमि दी जाएगी। तो क्या 20% भूमि मिली है यहाँ पे? तो ये मांग आपकी है ना, ये मांग आपकी जायज़ है कि मोदी जी ने जो कहा था अगर शहरीकरण होगा तो 20% भूमि दी जाएगी।
पूरी भेज दूंगा, वैसे लगा देना इसको। माइक लगा दीजिए। तक की बात को हमने स्वीकारा हुआ है। इतना ही नहीं, जो 13 योजनाओं में नहीं था उसको भी हमने जोड़ दिया है। इतना ही नहीं, शहरीकरण के लिए जो भूमि का अधिग्रहण होगा उसमें विकसित भूमि 20% उस भूमि मालिक को मिलेगी, ताकि उसको आर्थिक रूप से हमेशा लाभ मिले। ये भी हमने जारी रखा है। ये मोदी जी की मन की बात का वैसा। हाँ, मुआवजा कहीं कम ज़्यादा देने में सरकार पे वित्तीय लोड पड़ सकता है, मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को, ठीक है। लेकिन 20% किसान की वापस भूमि देने में क्या लोड पड़ रहा है इन पे? किसान उसका मुआवजा नहीं लेगा। भाई अगर मेरी 10 बीघा ज़मीन जा रही है, 2 बीघा मुझे वापस मिल जाएगी, तो 2 बीघा मुझे मुआवजा नहीं मिलेगा। साथ में मुझे क्या है कि यहाँ जो विकास हो रहा है उसमें मैं सहभागी बन जाऊँगा, और उसका जो डेवलपमेंट करेगी सरकार वो भी चार्ज मुझसे ही लेगी, तो उसमें तो एक पैसा जाना नहीं। लेकिन लालच, लालच सब पाप की मूल क्या कहते हैं, मुझे जो दोहा याद नहीं आ रहा, जो लोभ सब पाप मूल की जड़ होती है। अथॉरिटियों को लालच आ गया है कि किसान के पास 1 इंच ज़मीन नहीं बचनी चाहिए, क्योंकि आज किसान से कहने के लिए 4,000 रुपये मीटर ज़मीन ले रहे हैं, लेकिन 40,000 रुपये मीटर भी क्या प्लॉट आप ले पाएंगे अथॉरिटी का? मैं आज चाह रहा हूँ नहीं लेंगे ना, इसलिए इनको लालच है कि किसान के पास कुछ नहीं बचे, ये अपना कहीं पलायन करें, कुछ भी करें, हमें एक बार इनको भीख देनी है, फिर ये अपना देखो नहीं देखो। आपका कहना है कि मोदी जी ने ये बात कही थी कि शहरीकरण के लिए जो ज़मीन ली जाएगी उस ज़मीन का 20% किसानों को वापस दिया जाएगा। साथ ही साथ आप जिन बातों को यहाँ पर रख रहे हैं उन बातों में सबसे बड़ी बात, जब कहीं भी विकास कार्य होता है, जिन लोगों की भूमि अधिग्रहण की जाती है, विकास में उनको सहभागी बनाने का भी एक नियम है कि उनको विकास से जोड़ा जाए, वहाँ के लोगों को उस प्रोजेक्ट में नौकरियाँ दी जाएँ जो प्रोजेक्ट वहाँ पर उनकी ज़मीन लेके की जा रही है। इन सारी बातों के साथ साथ बहुत सारी मांगे हैं, सबकी मांगे लगभग यही हैं, तो हम इन बातों को अभी और भी उठाते रहेंगे आगे जब दूसरे फेज का यहाँ पर अधिग्रहण होगा। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, इन बातों में अगर सच्चाई है तो ये बातें दूर तक पहुँचनी चाहिए। शासन हो चाहे प्रशासन हो, सबको आकर आपसे बात करनी चाहिए। कोई भी विकास अगर जन सहभागिता के साथ नहीं होता है तो विकास पूर्ण नहीं माना जाता है। तो जनता का समर्थन, जनता की सहभागिता हर विकास में होनी चाहिए, तभी वो विकास पूर्ण होता है। इस एयरपोर्ट एक बड़ा प्रोजेक्ट है, यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कह सकते हैं। इस एयरपोर्ट के बनने के बाद यहाँ के लोगों में या यहाँ के अगल बगल के शहरों में एक आमूलचूल परिवर्तन तो होगा, लेकिन जिन लोगों की ज़मीन पर ये एयरपोर्ट बन रहा है उनका नज़रिया क्या है उसको भी जानना सबका कर्तव्य है। सबको आना चाहिए, उनसे बात भी करनी चाहिए, और जिनकी ज़मीन इस एयरपोर्ट में गई है उनकी बातों को समझते हुए शासन को फैसले भी लेने चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति दुखी होकर अपनी ज़मीन न दे। कोई ऐसा विरोध इस तरह से न हो कि सरकार को भी अपनी बातों पर पीछे हटना पड़े। लोकतंत्र में एक शेर है मुनव्वर राणा का कि एक आंसू भी सियासत के लिए खतरा है, तुमने देखा ही नहीं आँखों का समुंदर होना। तो वो शेर इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर सबसे सटीक बैठता है कि हम जब चर्चाएं करते हैं बड़े बड़े शहरों की, जब चर्चाएं करते हैं बड़े बड़े एयरपोर्ट की, रोड, स्कूल और हॉस्पिटल्स की, तो साथ ही साथ चर्चाएं करनी चाहिए कि किन लोगों ने उस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में त्याग किया है। इन्हीं सब बातों के साथ हम आगे भी आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।